ब्लॉकेड लगाकर नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन सच ये है कि तब नेपाल में मधेसी प्रदर्शनकारियों की वजह से जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। आपको याद होगा 2015 में ये संकट आया था, मधेसी संकट। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अब चीन नेपाल की अंदरूनी राजनीति में दखल अंदाजी करके उसे अपना एक मोहरा बनाना चाहता है भारत के खिलाफ। इस समय नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चीन को कम्युनिस्ट पार्टियों से कितना प्यार है आप सब जानते हैं। कहा जाता है कि चीन के कहने पर ही नेपाल की दो कम्युनिस्ट पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया और फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन अब इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। इसी वजह से चीन नेपाल की राजनीति में दखल दे रहा है। कुछ दिनों पहले नेपाल में चीन के राजदूत ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल से मुलाकात भी की थी। दरअसल पुष्प कमल दहल और पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके पद से हटा दिया जाए, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता। इसलिए चीन के राजदूत ने एक हफ्ते में 2 बार केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि चीन केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाकर उनका इस्तेमाल अपने हित में करना चाहता है। यानी उन्होंने, हो सकता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री से चीन ने कोई डील कर ली हो और कहा हो कि हम आपकी कुर्सी बचाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आप भारत के खिलाफ काम कीजिए और हमारी टीम में शामिल हों। और नेपाल की तरफ से भारत को मिली धमकी इसी रणनीति का हिस्सा है। यानी चीन केपी शर्मा ओली की मदद कर रहा है और केपी शर्मा ओली चीन के इशारे पर भारत पर दबाव बना रहे हैं। तो क्या नेपाल ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बना लिया है? क्या नेपाल भारत के साथ टकराव के रास्ते पर अब और आगे बढ़ेगा? किस हद तक जाएगा? और कुल मिलाकर नेपाल के लिए यह कितना आसान होगा? इसके लिए दोनों देशों की तुलना हमें आज करनी होगी। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। इसी तरह भारत की जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ रुपए है, जबकि नेपाल की जीडीपी सिर्फ 2 लाख करोड़ की है। भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,35,000 रुपए है, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय करीब 80,000 रुपए है। भारत नेपाल को 54,300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि नेपाल भारत को सिर्फ 3,558 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा गाड़ियां और दूसरे वाहन, कार और दूसरे वाहन, चावल और दवाइयों का भी भारत से आयात करता है, भारत से खरीदता है। इतना ही नहीं, नेपाल में होने वाले कुल विदेशी निवेश में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है और नेपाल में भारत की करीब 150 कंपनियां हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा, टेलीकॉम और पर्यटन के क्षेत्रों में काम कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 25 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं। इनमें से 10 लाख मजदूरी का काम करते हैं। यानी नेपाल न केवल सैन्य शक्ति के तौर पर भारत से बहुत पीछे है, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत पर निर्भर रहती है। हम दोनों देशों की तुलना आज इस मंशा से नहीं कर रहे हैं कि ये दोनों देश कभी टकराएंगे। असल में इन दोनों देशों की कोई तुलना बनती ही नहीं है, इनकी कोई तुलना है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको अंदाजा आ जाए कि भारत के सामने नेपाल कितना छोटा देश है, नेपाल की कितनी सीमित क्षमताएं हैं, ये आपको बताने के लिए हमने एक छोटी सी तुलना भारत के साथ नेपाल की है। हालांकि इस तुलना का कोई ज्यादा मायने नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि भारत कितना विशाल है, नेपाल अभी कितना छोटा देश है। लेकिन अगर नेपाल के साथ चीन की शक्ति मिल जाए, अगर नेपाल को चीन की सेना का समर्थन मिल जाए, अगर नेपाल को आर्थिक दृष्टि से चीन का समर्थन मिल जाए, तो नेपाल भारत से मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएगा। यानी नेपाल चीन का एक मोहरा बन सकता है और उसके बाद चीन नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला, जो खुद नेपाल से आती हैं, नेपाल की हैं, मनीषा कोइराला ने कुछ दिनों पहले नेपाल की सरकार का समर्थन किया है। मनीषा कोइराला ने नेपाल के विदेश मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें शुक्रिया कहा था। उन्होंने ट्वीट करके नेपाल सरकार से कहा था कि हमारे छोटे से देश का गौरव रखने के लिए आपका धन्यवाद। ये मनीषा कोइराला कह रही है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा
कि उन्हें सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद है। अब आप यहाँ पर आपको जो बात सोचनी चाहिए वो ये है कि मनीषा कोइराला मशहूर अभिनेत्री हैं, भारत की फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं, हिंदी फिल्मों में काम करती हैं, रहती भी यहीं हैं, प्यार भी आपसे पाती हैं, पैसा भी यहीं से कमाती हैं, उनका काम, एक्टिंग का काम भी यहीं से चलता है। भारत के लोगों ने ही उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया है, लेकिन जब बात आती है अपने देश की समर्थन करने की तो वो भारत का नहीं बल्कि नेपाल का समर्थन करती हैं, और वो भी खुलकर। यानी रहती भारत में है, पैसा भारत से कमाती हैं, शोहरत भारत से कमाती हैं, लेकिन प्रचार नेपाल का ही करती है। और मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता, वो कोई खराब काम नहीं कर रही है। हर व्यक्ति को अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्यार होता है, होना भी चाहिए। हम